कब रुकेगा, कब थमेगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आप लोग अपना कीमती वक्त दे के मुस्लिम एजुकेशन कम्युनिटी के हालात को उजागर कर रहे हैं, उसके हालात को दिखा रहे हैं, लोगों तक, आवाम तक पहुँचा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के सहयोग का मैं अप्रिसिएशन करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग आज जो बैठे हैं, तो कल जो इंटरव्यू हम लोगों ने देखा जावेद साहब का, जो मुस्लिम स्कूल के सेक्रेटरी हैं क्या थे, उनको हटा दिया गया। उसी इंटरव्यू के उपलक्ष्य में, उसी इंटरव्यू के चलते हम लोग आज उनके जवाब देने के लिए, उनके इंटरव्यू के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब इकट्ठा हैं और आपके सामने। कल वो बहुत सी चीज़ों को उन्होंने दिखाया, बहुत से पेपर को उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया, हमारे नाम को भी उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया कि हारिस फरीद अहमद खान कौन है। चलिए कोई बात नहीं है, अगर वो नहीं पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, न पहचाने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इसका। हारिस फरीद अहमद खान 2014 में जब इलेक्शन हुआ था ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिससे जावेद खान लड़के आए थे, वो भी उसी से इलेक्शन में आए थे जीत करके, और मैं भी उसी से आया। ये शायद वो भूल गए। चलिए वो भी कोई बातें नहीं, वो याद नहीं रखे तो फर्क नहीं पड़ता। अब रहा सवाल के नॉमिनेशन का, उन्होंने एक पेपर दिखाया कि इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, तो नॉमिनेशन तो सब लोग फाइल किए, नॉमिनेशन तो जावेद साहब भी फाइल किए हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं किए। और जावेद साहब को तो हमको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के और बाय लॉज के बारे में, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के इलेक्शन बाय लॉज के बारे में जानकारी नहीं है, या उनके जो टीचर हैं जो उनको पढ़ा रहे हैं, जो उनको सिखा रहे हैं, उन्होंने उनको पूरी जानकारी नहीं दी, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो आदमी नॉमिनेशन कर देता है वो ओहदे पर नहीं आ सकता है। इस तरह का कहीं अगर बायलॉज में या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन में है तो मुझे देखा है, या अपने जो टीचर उनके जो उनको पढ़ा रहे हैं, जिनसे वो पढ़ रहे हैं, उनसे जाकर पूछें कि कहाँ पर ये है और आके दिखाएं। जो मुँह छिपा के बैठे हैं घर के अंदर फारूक अली से, उनको सामने लेके आए जावेद साहब को तो वो बर्बाद करके रखे हुए हैं, और फारूक अली तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, समझ में नहीं आता मुझे। इतने पढ़े लिखे हो करके और इस तरह का हरकत कर रहे हैं जैसे अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान में किया, फूट डालो राजनीति करो, आज वो वही कर रहे हैं। जावेद खान को तो कोई मतलब था नहीं मुस्लिम एजुकेशन कमेटी से, जावेद खान मुस्लिम स्कूल का सेक्रेटरी था, कहाँ उसके ऊपर कोई बात आ रही थी। उसको तो खुदा के रास्ते में ला के खड़ा किया गया, दिखाया गया कि एक चट्टान मेरे सामने खड़ा है, तो बेवकूफ़ बनाया गया उसको। जावेद खान बेवकूफ़ बन रहा है। आप लोग चट्टान मानते हैं उसे? किसको? जावेद खान। क्यों नहीं मानेंगे? हमारा भाई है, हमारे साथ है, हम भी चट्टान है, वो भी चट्टान है, वो अपने जगह पर, हम अपने जगह पर हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा वही सबसे बड़ी चीज़ होगी। चट्टान तो हर इंसान है, इंसान का क्या उससे ये है। जावेद खान चट्टान है, हम जानते हैं उसको है, तो फारूक साहब को चट्टान बना के सामने खड़ा किया ना, अब आपको बना दिया उसको, आज तो उसकी सदस्यता तक खत्म हो गई। अब वो कहाँ कर रहे हैं? अब तो उसको इलेक्शन में खड़े होने का भी इख्तियार खत्म हो गया। उन्होंने कहा है कि मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। वो पद नहीं छोड़ेंगे, वो उनके कहने का बात है, उनके पद छुड़वाया जाएगा, नहीं छोड़ेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये उनको नहीं पता है कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी जो है वो किसी हद तक जा सकती है अपने अख्तियार को पाने के लिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके कोर्ट तक जा सकते हैं, ये उनको पता अच्छी तरीके, और जावेद साहब इस चीज़ को जान रहे हैं। जी साहब, सीज फायर चाह रहे हैं कि न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाएंगे। सीज फायर के लिए तो हमने बहुत हद तक कोशिश की। मैंने इस्लाम साहब जो इंजीनियर हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम स्कूल, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी, उनके घर पर गया 2 बार। तीसरी बार वर्दी साहब के घर पर बैठ के उनसे बातें हुई कि आप लोग आइए, सामने खुल के आइए, सब मिल के बैठ के इस बार बात कीजिए, लेकिन कोई तैयार होते नहीं। उनके प्रोफेसर कौन है ये पता नहीं, वो कहते हैं कि हम फलाने से पूछ लेंगे, उससे पूछ लेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करने के लिए तैयार होते हैं। सीज फायर किसको कहते हैं? इससे सीज फायर होगा। जनरल सेक्रेटरी जो थे फारूक साहब, वो तो कुछ बोलने के लिए तैयार होते नहीं हैं। अपने आप को हम प्रेसिडेंट, हम सेक्रेटरी, हम प्रेसिडेंट, हम सेक्रेटरी कर रहे हैं। वो तो जहाँ जाते हैं, भीड़ जाए, प्रशासन में जाएँ, चाहे हम कहीं भी जाएँ,
वो कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट हैं और हम जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस चांसलर हैं। फिर सर वहाँ कुछ गुंडे घुस गए, हम गुंडा उनकी नज़र में, बाकी सब लोग तो दिख रहा है क्या है। जावेद खान बोल रहे हैं कि मैं इस हाउस के नए हाउस के फैसले को नहीं मानता। भैया आप नए हाउस के फैसले को जावेद साहब मान लेते तो 20 तारीख को वो हरकत करते ही नहीं जो उनसे करवाया गया। 20 अप्रैल 20 अप्रैल की हरकत वो करते ही नहीं जो उनसे करवाया गया। उनको पता ही नहीं उनको कहाँ पर लाके छोड़ दिया गया। ये फारूक साहब उनसे करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। फारूक साहब निकल के सामने आए ना, आके बात करें ना, हमसे अभी बात करें आके, अभी आप लाइव दिखा रहे हैं ना, उनको बोलिए। और आप लोग जाके जो क्वेश्चन मैं उनसे कहता हूँ करने के लिए अभी आप कीजिए जाके उनसे, और उनको बोलिए कि आ जाए सामने मार के बैठ के बात करें। 10 आदमी को लेके जो अच्छे दिल दिमाग से सोचने वाला आदमी हो, जो सही चीज़ सोचने वाला हो, उसको लेके आके बैठ के बात करें। समझौते के लिए तैयार हैं? कौन समझौते के लिए तैयार हैं आप? मैं हमेशा समझौते के लिए, मैं क्या मेरी पूरी टीम समझौते के लिए तैयार है, लेकिन कोई सामने वाला तैयार हो तरीके से, तब बेतरीके नहीं। डिग्री पे भी बात हो रही है। किसकी डिग्री पे बात हो रही है? जावेद खान की क्या डिग्री है वो तो जग जाहिर है। ये कोर्ट से देखिए 25,000 का जुर्माना उनको लगा, ये देख लीजिए किस बात पर लगा जुर्माना? ये जुर्माना उनसे लगा कि उनसे मांगा गया था डिग्री का कॉपी, उन्होंने नहीं दिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन में उनको जो है ये लगा हुआ है, जुर्माना लगा हुआ है जावेद साहब को। और जावेद साहब कोर्ट की क्या बात करते हैं, पहले वो अपना कोर्ट देखें। 2 केस में मुलविस हैं अभी वो हाई कोर्ट उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, तो पहले उसको देखें। अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं 1 मई 1964, ये देखिए, और दूसरा डेट डाल रहे हैं ये 2023 में उन्होंने भरा है। और ये देखिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये निर्गत किया हुआ है, ये 3 तारीख को 3/2/2025 को जो है निर्गत किया गया ये लिस्ट। इसमें जावेद खान का नाम यहाँ है, ये भी नॉमिनेशन फाइल किए गए। और उनका डेट ऑफ बर्थ ये देखिए 1978। कितना डेट ऑफ बर्थ है सर उनका? अब वो वही बताएं ना कितना डेट ऑफ बर्थ है। वो डेट ऑफ बर्थ हम लोगों के सामने है। तीसरा डेट ऑफ बर्थ फारूक अली बता सकते हैं, जो उन्होंने डोनर मेंबर में। क्या लगता है 420 किए हुए हैं सर एमएससी? ये 420 दिख नहीं रहा है सर डेट ऑफ बर्थ शुरू से बोला जाए सिंगल हिसाब से कौन कौन देखिए, एक डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/1964, ये जावेद साहब ने अपने हाथ से भरा है, उनका यहाँ पर दस्तखत किया क्वालिफिकेशन। इसमें इनका क्वालिफिकेशन जो है क्या लिखा हुआ भाई, इंटर वर्ष 2023 को सर। अब उसके पहले ये 2014 का पेपर है। उसमें जावेद खान ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, ये हाईलाइट किया हुआ है। इसमें 1978 है डेट ऑफ बर्थ। एक आदमी 2 बार कैसे पैदा हो सकता है? ये तो उनसे पूछें, ये तो जावेद साहब बताएंगे और फारूक साहब बताएंगे कि उन्होंने कैसे अलाउ किया इस तरह के इंसान को यहाँ पर, जिसने 2 नहीं 3 दिया हुआ। मुझे ये पता 3 दिया हुआ। जब फारूक साहब उनसे उनका निकालें वो पेपर, आप लोग मांगिए उनसे, डोनर वाला पेपर कहाँ है, फारूक साहब दिखाएं उस पेपर। और फारूक साहब जो ये गेम खेल रहे हैं बैठ के, कभी उसको आगे कर दे रहे हैं, कभी उसको आगे कर दे रहे हैं, कभी इस्लाम साहब को ऑनरेबल प्रेसिडेंट बना के आज उनकी जगह देखिए दुर्गति में आती, आज तो उनको मेंबरशिप से खत्म करवा दिया इस्लाम साहब को। वरना इस्लाम साहब को कोई मतलब नहीं था इससे, ये तो मतलब फारूक अली रखे हुए अपने आप को कहते हैं कि हम वाइस चांसलर, और वहाँ गुंडे घुसे हुए। गुंडा कौन घुसा हुआ, कौन गुंडागर्दी कर रहा है, ये दिखेगा। जिस दिन मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का हॉल का पर नाम मिटाया जा रहा था, फारूक अली बाहर में गेट पर खड़ा हुआ था, ये फूल के हर माला लेकर। सर एक ही आदमी सबको नचा रहा है। ये एक ही आदमी है जो सबको नचा रहा। हर कमेटी में आप इनको देखिए, भागलपुर की जितनी कमेटी होगी ना, सब में दिखेगा फारूक अली कहीं न कहीं घूमते नजर आएंगे। तो आपने क्या, अब मैं उनके ऊपर डायरेक्ट वार करने के लिए बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ, और मैं डायरेक्ट उनसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। उनको अगर हिम्मत है तो वो आएँ और आके बैठ के हमारे साथ बात करें, और इलेक्शन कैसे होगा ये बताएं, और इलेक्शन कहाँ रुका हुआ है,
पैसे का जो आपने बंदरबांट कर दिया है 30 लाख रुपए में 9 लाख 9.5 लाख रुपये कहाँ खर्च किया ये बताइए। ये पब्लिक का पैसा है, इतना आसान नहीं है। कल जावेद साहब कह रहे थे ऑडिट हो जाएगा, ऑडिट होगा तो कहाँ रहेंगे आप? मुस्लिम स्कूल का भी ऑडिट करवा दिया जाएगा। ये उनको समझ में नहीं आ रहा ऑडिट क्या होता है। ऑडिट का मतलब ये नहीं कि अकाउंटेंट को पकड़ा और उससे लिखवा दिया, जो घंटा करवा दिया, हम मुझसे मिला करके दे दिया ऑडिट हो गया, ये नहीं होता। और ये बताएं इस चीज़ को आगे, ये पैसा उन्होंने किस चीज़ में खर्च किया। बैलेट पेपर छपा है तो कहाँ रखा हुआ बैलेट पेपर? कल जो जावेद साहब बैलेट पेपर दिखा रहे थे, अगर वो डमी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो बैलेट पेपर है तो इसलिए बहुत बड़ा जुर्म है जो उन्होंने कल दिखाया है। वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल पेपर है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। सर मैंने आज अखबार में पढ़ा कि वो आप लोग को नहीं मानते। भाई मैं तो शुरू से कह रहा हूँ वो नहीं मानते। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बने हुए हैं, उसका तो कोई उसका कोई जब 54 में से 42 आदमी एक तरफ खड़ा होकर कह रहा है कि हम आपको नहीं मान रहे हैं, तो अब वो ना माने, इससे तो हरदर्मी है। इस हरदर्मी को कोई कुछ नहीं करता। आपकी टीम को बताया जा रहा गैर आयनी, बिल्कुल गैर आइनी, वो तो सब दिन से पहले दिन से बोल रहे हैं, ये फर्स्ट से बोल रहे हैं। गैर आइनी कौन है ये तो कानून बताएगा ना, ये खुद वो बताएगा। वो चाह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट जाएं, इसलिए कि उनको मौका मिल जाएगा, रिएक्शन ना करा, ये चीज़ वो चाह रहे हैं। वो जब भी सामने आ रहे हैं सिर्फ अकेले आ रहे हैं, आपकी पूरी टीम आपके साथ। फारूक साहब को हिम्मत नहीं है कि सामने आके बात करेंगे। उनके पास आदमी ही नहीं है तो लाएंगे। उनके पास आदमी है, पूछिए उनसे। अभी भी तो मुहिम चल रहा है साइन कराने का, सबसे मेंबरों से तोड़ की नीति कर रहे हैं कि फारूक साहब करवा रहे हैं बैठ कर। मेंबर नाराज है सर क्या कुछ? मेरे कोई मेंबर नाराज नहीं है भाई साहब। अगर आपको यकीन नहीं है तो कल मैं आपको आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ, लाके 42-43 आदमी जो हमारे साथ है। परेड करा दीजिएगा कभी भी परेड करने के लिए तैयार। ये सब धर्म है और धर्म फैलाया जा रहा है कि फलाने आदमी फलाने से मिल गए, फलाने आदमी फलाने से मिल गए। उपेक्षा लोगों को होती है, उपेक्षा है वो रखें। अभी तक क्या ब्लू प्रिंट है, क्या करने जा किस चीज़ का ब्लू प्रिंट है? इस सर पूरे मामले का क्या निचोड़ क्या निकलेगा? ये जो मामले का पिछले निचोड़ जो है सर मामला सर, क्योंकि पिछले 6 महीने से 8 महीने से ये एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। हम मुस्लिम इदारा है जिस तरह से बदनाम हो रहा है और उसका विकास नहीं हो पा रहा है, तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कैसे इसका विकास होगा? कहाँ मामला रुकेगा जाके? देखिए, जिम्मेदार जहाँ तक आप ये बात पूछते बहुत सही बता रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार मैं सिर्फ एक आदमी को मानता हूँ, जिसका नाम है डॉक्टर फारूक। अगर वो चाहें तो आज इलेक्शन करा दें और इलेक्शन करवा करके काम को ख़त्म कर दें। वो नहीं कराना चाह रहे इलेक्शन, उसका मैं आपको दर्शियों जो है एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। वो जानते हैं इस चीज़ को कि जिस दिन इलेक्शन होगा वो उस दिन उस गद्दी से जो जनरल सेक्रेटरी की गद्दी वो बैठे थे वो फिर से उतर जाएंगे। वो उनको इस बात का एहसास है। 2014 में ही वो नहीं आ रहे थे, ये तो मैं था, ये सारे मेंबरों ने मुझे ही जनरल सेक्रेटरी चुना था, मैंने यूज़ कर दिया 2014 में, और वो डॉक्टर फारूक अली साहब बने सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी। आज उनको क्या कुछ लग रहा है, अब क्यों इतना लक्ष्य लगा हुआ जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए? ये बात बता तो दें, कब से इतना लक्ष्य किस बात का भाई साहब? क्यों उनके कोई पर्सनल खेती तो नहीं है ये? तो डॉक्टर फारूक अली को बहुत दिन लग गया पहचानने में, आप लोग ऐसे। देखिए, फारूक अली को बहुत दिन लग गया पहचानने में। नहीं, हम लोगों ने ये सोचा था कि पढ़े लिखे इंसान हैं, प्रोफेसर हैं, वो आगे कुछ करेंगे, कमेटी को लेके आगे जाएंगे। लोगों ने उस पर एतमाद दिलाया, लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये एतमाद जो है वो अंग्रेज़ वाला एतमाद हो जाएगा। कि जब आएंगे हिंदुस्तान तो राजनीति तोड़ो और जोड़ो की करना शुरू करेंगे और यहाँ हुकूमत पर बैठे रहेंगे। तो उन्होंने शुरू किया आने के बाद, अगर शुरू से लोगों को पता होता तो ऐसी आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन वो 14 साल अपने आप को बोलते हैं कि मैं जनरल सेक्रेटरी बना, मैं जनरल सेक्रेटरी बन के रहूँ यहाँ पर। एक काम अगर वो बताएं पॉजिटिव कि हमने मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के लिए ये एक काम किया, एक ईंटा कहीं पर लगाया, तो मैं पूछे सर कोर्ट में मामला एक चल रहा था, लेकिन इसी बीच कई नियुक्तियाँ भी हुई है। नियुक्ति एडवर्टाइजमेंट निकाल गई। नियुक्ति नहीं, नियुक्तियाँ हुई हैं मुस्लिम स्कूल में, और ये फारूक अली साहब के कहने पर हुई है, उनके रिटर्न देने पर हुई है। अवैध है या अवैध है सर? ये 110% अवैध है। अगर जिस क्या फारूक अली को कटघरे में खड़ा है? फारूक अली कटघरे में खड़े हैं,
आप लोग को ये नहीं पता है, लेकिन उनको आज अगर पता चल ही जाएगा तो आरोप के घेरे में आ चुके हैं। अगर इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाए, अगर ये तब मामला नौकरी कोर्ट में जाएगा तो बहुत दूर तक बात निकलेगी, तो बहुत दूर तक जाएगी। ये जो है ना कहावत, ये सही है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कमेटी भंग नहीं होती है, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी बायलॉज में है कि भंग नहीं होती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया तो कोर्ट से ऊपर आप नहीं हैं, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। कोर्ट को आपको बताना पड़ेगा, आपको उससे आदेश देना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत इमरजेंसी थी वहाँ पर बहाली की, तो 15 टीचर की बहाली की इमरजेंसी थी। इमरजेंसी होगी 1 आदमी की, 2 आदमी की, 3 आदमी की। और इसका एक प्रावधान है कि हम गेस्ट फैकल्टी को बहाल कर सकते हैं, जो पूरी भागलपुर में पूरी यूनिवर्सिटी कर रही है, बिहार की पूरी यूनिवर्सिटी कर रही है, मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ। हर जगह एक होता गेस्ट फैकल्टी की बहाली होती है इमरजेंसी में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या तर्क दिया है, बोलते हैं कि वहाँ टीचर की कमी थी, पढ़ाई बाधित होनी थी, इसलिए मैंने आदेश दे दिया करने के। एक दिन तक आपको करोगे, आपको 40 को नहीं ले जाकर वहाँ बहाली करना, वोट आदेश देती है। ऐसा थोड़ी होता है, कोर्ट स्टेटस को लगाती है तो उसमें कुछ गिराई नहीं देती है, वो आपको बताती है वो करना क्या करना, डायरेक्शन देती है। लाखों का कहा जा रहा है खेल हुआ है इसमें, करोड़ों का वो सब तो लेवल में नहीं है, ये हम भी सुने हैं, आप जैसे आप सुने, हम भी सुने करोड़ों का खेल हुआ। तो सर उसमें ये क्या होगा, अगर अवैध बहाली अगर हुई तो उन शिक्षकों का क्या होगा सर? देखिए, अब जब आपने अभी आपको एक बात बोली कि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, वो सारी बहाली अवैध हो जाएगी, सबकी नौकरी चली सबकी नौकरी जाएगी, और सबको ये देना पड़ेगा कि किस तरह नौकरी हुई होगी। और इसमें सारे लोग मुलविस हैं, चाहे वो इस्लाम साहब हों, चाहे फारूक साहब हों, चाहे जावेद साहब हों, चाहे और कोई साहब हो, ये सब लोग उसमें मुलविस हैं बहाली कराने में। और ये उसी के का नतीजा है। आज जो जावेद साहब कह रहे हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये वही उसी चीज़ का नतीजा है, उसी बहाली का नतीजा है जो कहने नहीं छोड़ेगा। हम लोग तो इसके बाद कोई चर्चा ही नहीं कर रहे थे बहाली पर। ये तो जबरदस्ती जो है, आप मुंह में हाथ दे करके जवान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं आपके ऊपर। और ये अब आप हारिस फरीद को पहचानते नहीं तो आप पहचानिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आरोप जिसके ऊपर, जिसके घर शीशे के होते हैं, दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं। आपने पत्थर मारा है दूसरे के घर पर, तो अपने घर पर भी पत्थर खाने के लिए तैयार रही है। और ये कोई अगर सोच लेगा कि कोई डर रहा है, किसी से कोई घबरा रहा है, किसी से कोई किसी से नर्वस हो रहा है, तो यहाँ वो जमाना नहीं है। बहुत चीज़ हम भी सुन रहे हैं लोगों का। ये फारूक साहब जो चीज़ समझ रहे हैं ना, वो आवाम भी समझ रही है इस चीज़ को। और आवाम की बात जावेद साहब करते हैं, आवाम में जाए जावेद साहब, मैं भी चलूँगा उनके साथ। आवाम में आए खड़े हों, गरीबों का स्कूल बोलते हैं, मुखलिसों का स्कूल बोलते हैं, बड़ा दर्द होता है उनको कि पूर्वजों ने बनाया है इसको। मैंने भी ईटा लगाया उस स्कूल में, मैं भी उसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। मैंने भी टिकट काटा 2 रुपये और 5 रुपये का, अभी सर काटेंगे नहीं काटेंगे बताएं। मैं भी मुहर्रम के मेला में 2 रुपये 5 रुपये टिकट काटा हूँ, शमसी मास्टर हेडमास्टर को उस समय किया हूँ। मुझे दर्द है उस स्कूल से, जिस स्कूल में जावेद साहब बैठे हुए हैं, पूर्वजों ने बनाया। सही बता रहे हैं, वो बहुत सही बात बोल रहे हैं। पूर्वजों को इसका बहुत डर हो रहा होगा कि स्कूल कहाँ पर जा रहा है। जावेद साहब कुछ बताएं, स्कूल कहाँ पर जा रहा है, बिजली कैसे कट गई ये बताएं जावेद साहब। कितना बताया बिजली बिल, नगर निगम का कितना बताया, बताएं जावेद साहब। ये क्यों नहीं बोलते हैं? अब फारूक अली कहाँ खैर चुप है इस बात पर, कोई सहमति दिए हुए हैं क्या इस स्कूल को बर्बाद करते, जिस वाले को बर्बाद बंद हो गया आप कह रहे थे कि जो नई कमेटी बनी है जिसमें ऑपरेशन जो किया गया है वो भी गलत ढंग से, उसका भी संचालन बैंक वाले गलत रूप से किए हैं। सारी दुनिया गलत है भाई, दुनिया में ना। बैंक का एक अपना लीगल सेक्शन होता है, इन लोगों ने लिख के दिया वहाँ पर, और आज भी लिख के दिया। ये तो जावेद साहब क्या बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि इस्लाम साहब गए थे यूको बैंक में एक किसी लड़के को लेकर के, साथ में कोई लौटा था, मैं उस लड़के का नाम बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों के सामने। तो वही स्कूल में रहता है, वहाँ जाकर उन्होंने कहा असिस्टेंट मैनेजर को कि कोर्ट में आपको खड़ा कर देंगे जाकर, जाना कोर्ट में खड़ा करें जाके शाम तक, क्यों इतनी परेशानी है अकाउंट के पीछे। और अकाउंट जो है डील होता है लीगल सेक्शन से, बैंक किसी के बाप का नहीं है। मेरा बैंक थोड़ी है, आपका बैंक है, बैंक तो किसी का नहीं है। वो लीगल देखता है, जिसका डॉक्यूमेंट लगेगा उसको सही नहीं। हमने डॉक्यूमेंट मांगा कि हमने डॉक्यूमेंट दिया, सही था उसके लिए।
उसने उस पर रिकमेंडेशन दिया। और क्या बात कर रहे हैं ये वही इकबाल साहब जो ट्रेजर बने हैं हमारे साथ, ये उन्हीं के साथ से इकबाल साहब है सर। इन्होंने पलट के कहा कि नहीं मैं आप उनके साथ नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ सिग्नेचर करवाऊँ। ये खुद जाएगा कि वहाँ बैंक का सिग्नेचर किया हमारे साथ ट्रेजर। तो किस चीज़ को ये गलत माने और किसी चीज़ को ये गलत कराएंगे? हर चीज़, हर लोग, हर व्यवस्था इनके नज़र में गलत है। जो फारूक साहब कहें वही कानून, जो फारूक साहब कहें वही व्यवस्था, जो फारूक साहब कहें वही सही, तो मान लीजिए। तानाशाह रवैया हो गया। ये तानाशाह रवैया वो अपना दिखा रहे हैं। आपके जो उस्ताद नहीं है, मेरे उस्ताद थे, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया, हम आगे बढ़े हैं। अगर वो हमको शागिर्द समझते हैं तो आगे पीठ पर खड़े हों, आगे बताएं हमें कि हाँ ये गलत है और ये सही है। अगर इतनी हिम्मत है उनको, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मेरे टीचर हैं, मैंने उनको बताया, उन्होंने हमको आगे चलने की करेगा। जब मैं केंद्रीय कॉलेज में था तब से मैं उनको जानता हूँ। अब फारूक साहब से मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी अपनी आना को छोड़ दें। आना किस बात की है? आप रह चुके 10 साल, 11 साल, 12 साल, आप 14 साल आपको करने से बोलते हैं, 11 साल तो मैं आपको देख रहा हूँ। आपने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया एजुकेशन कमेटी के अंदर, और एजुकेशन कमेटी को आप धरातल में लेके चले गए। 4 अदालतों को आपने बंद कर दिया, 2-3 अदालत ऐसा जो बंद होने का आपका खड़ा है। अब आपकी नज़र दूसरे इंस्टीट्यूशन होगी जो अच्छा चल रहा है, लेकिन मुस्तकी आदमी बहुत मुस्तकी परहेजगार होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुस्तकी परहेजगार जो है वो अच्छा इंसान होता है। इंसान अच्छा होना चाहिए। जो इंसान 10 आदमी के साथ चले, आवाम के साथ रहे, सबकी बात सुने, सबका भला करने की कोशिश करे, वही इंसान होता है। ये थोड़ी कि हम वाइस चांसलर हैं, हम अच्छे इंसान हो गए, ऐसा नहीं होता। और अगर अच्छे इंसान हैं तो मेरे सामने आज बनने के बाद कि मैं यहाँ का सचिव हूँ और रहूँगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। इस पर आप क्या कुछ कहिएगा सर? लेकिन नई जिम्मेदारी आपको मिली है। पहले एक शेर सुन जी। बशीर बदल साहब का बहुत ही मजबूत शेर है, वो मर्द नहीं जो डर जाए उंगली हालात के मंजर से, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल। आपका क्या सवाल का सवाल पूछे? उन्होंने कहा कि मैं सचिव हूँ और सचिव रहूँगा जब तक इलेक्शन नहीं होगा, मैं पद नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपको अब नई जिम्मेदारी सौंप दी गई, कब आप जाएंगे पदभार ग्रहण करने? हमारे साथ जो प्रेसिडेंट दिए गए हैं और इंतजामिया कमेटी में जो मेंबर दिए गए हैं, मैं उनसे आज के बाद सलाह मशवरा कर लूँगा। जैसी उसकी राय बनेगी हम लोगों की, वो दिन चला जाऊँगा और वो दिन जाकर के वहाँ पदभार संभालूँगा। तो डेट क्या है? मैं डेट आज नहीं बता सकता, डेट अभी आज नहीं बता सकता क्योंकि उनसे बातचीत हमारी नहीं हुई है। हमारे मेंबर से बातचीत हो जाएगी, प्रेसिडेंट से बातचीत हो जाएगी, डेट का पता चलेगा। उन्होंने कहा है कि आपने जब पहले वहाँ सचिव थे तो आपने कोई चार्ज नहीं लिया था, आप बिना चार्ज दिए ही निकल गए। बता रहा हूँ, मैं स्कूल का कोई भी चीज़ अपने घर पर नहीं ले जाता हूँ। एजेंडा बुक मैं छोड़ करके आया ऑफिस में, रेजोल्यूशन बुक छोड़ करके आया ऑफिस में, वो बैंक का जो चेक है उसको छोड़ करके आया ऑफिस में। हमारे पास कुछ था ही कहाँ जो मैं चार्ज है, सब कुछ छोड़ करके आया। लेकिन आप चार्ज लेने जाइएगा जी, आप चार्ज लेने जाइएगा। तो वो ऑफिस में अगर छोड़ देंगे और चल जाएंगे तो उनसे कोई चार्ज देने नहीं। क्या लगता है सर कि आसानी से चार्ज मिल जाएगा? देखिए, वो तो उनका इंटरव्यू बता रहा कि मैं हूँ रहूँगा जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता मेरे खिलाफ में, तब तक मैं नहीं हटूँगा। ये उनकी हटदर्मी है। ये 20 अप्रैल 2025 में ही हटा दिए जा चुके हैं कानूनी तौर पर, और वो रह रहे हैं तो वो हटदर्मी। और मैं बात खुल करके आपको बता रहा हूँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब नहीं बता पाए। इसमें एक माफिया है जो पूरे एजुकेशन कमेटी को तबाह किया, और उसी माफिया के कहने पर ये फारूक अली साहब, इस्लाम साहब और जावेद साहब। कौन है वो माफिया सर? उनका नाम है शहाबुद्दीन वर्दी। अच्छा, वो एजुकेशन कमेटी का माफिया है। आज जहाँ पर पहुँचा हुआ एजुकेशन कमेटी उसके मुकम्मल जिम्मेदार है। इस जनरल सेक्रेटरी के भी आँख में धूल झोंक रहे हैं और वहाँ भी झोंक रहे हैं। यहाँ आते हैं मीटिंग में तो कहते हैं हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों का फैसला जो होगा वो हमें मान्य होगा। फिर यहाँ से उठ कर चले जाते हैं कि आपको जो करना आप करते रहो। क्या लगता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं क्या? वर्दी साहब वर्दी साहब के पास कोई कुर्सी ही नहीं है।
क्योंकि इंटर कॉलेज के वो सेक्रेटरी थे, इंटर अब रहा ही नहीं तो वो कहीं नहीं। माफिया को पहचानने में देरी हो गई सर क्या? मैं माफिया को बहुत पहले से जान रहा हूँ, क्योंकि जब मुस्लिम हाई स्कूल में एक क्लर्क की बहाली हो गई थी और उस लड़के का नाम था जो बहाली में था, मोहम्मद तारिक शम्स, वो नंबर 1 पे आया। उसको ज्वाइनिंग देने की बात हुई थी, उसके कन्वीनर थे हाशिमुद्दीन साहब। कन्वीनर वो निकाला कि इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। बेतहाशा हाशिमुद्दीन साहब के घर पे गालियाँ दी उन्होंने जा कर के। तब हमसे कहा कि सेक्रेटरी साहब एजेंडा को चेंज कर दीजिए, नहीं तो मेरे खैर। तो एजेंडा को चेंज करना पड़ा। फारूक अली साहब को स्पेशली इन्वाइटेड बुलाया कि सब वो आकर के बताएं। फारूक अली साहब ने कहा कि इसको रद्द कर दीजिए, बहाली में रद्द होगा। जो लड़का 8 साल से काम कर रहा था वहाँ, मोहम्मद तारिक शम्स, उसको पलक झपक के फारूक अली साहब ने कहा कि इसको रद्द करें। और जो लड़का कभी स्कूल में आया नहीं, वो आज वो नौकरी कर। ये जाली सेक्रेटरी है और जाली बहाली किया है। जाली सेक्रेटरी इसलिए कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़े और आयोग ने भी मांगा, अपना उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया। और देखो हाई कोर्ट में इस आयोग के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए हैं अपील में, वहाँ हाई कोर्ट भी मांगा, वहाँ भी नहीं दिया। ये तो कहिए बदकिस्मती कि वो पेंडिंग पड़ गया, और नहीं तो अब तक करते बहुत पहले हो। सर एक सवाल थोड़ा हट करके होगा, आप अधिवक्ता हैं, इस तरह का भी मामला और सबूत जावेद खान को लेकर के सामने आया, लीगल दृष्टिकोण से क्या सब मामला कौन धारा में सर बनेगा इनके ऊपर में? सर अभी धारा नहीं बताऊँगा, क्योंकि अब धारा चेंज भी हो गया। अच्छा, इसके केसों पर सारे लोग जान रहे हैं, कुछ फारूक अली साहब भी पढ़ लिखे जान रहे हैं, इस्लाम साहब भी जान रहे हैं और माफिया भी जान रहे हैं। इसके केसों का माने होता है कि जो चीज़ जहाँ है वैसे ही रहेगा, उसमें किसी किस्म का कोई तब्दीली नहीं। उनके जन्म तिथि पर, उनके एफिडेविट पर और उनकी नियुक्ति पर जिस तरह के सबूत अभी आप लोग दिखा रहे थे, किस तरह का मामला सर लगता है कि कोर्ट में बनेगा? ये कोर्ट इसको हाई कोर्ट फैसला कर देगा। हाई कोर्ट में भी ये मैटर किया हुआ है, इनके जन्म तिथि पर भी किया हुआ है, इनके सर्टिफिकेट पर भी किया हुआ है। ये जो अपील में गए हैं, आयोग का आप पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। आयोग का मैं लेटर ले लिए आया हुआ हूँ में, उसको आप पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। और बहुत जल्द वो फैसला आ जाएगा जो क्योंकि भागलपुर की पब्लिक जानेगी उसको। जावेद साहब कहाँ थे, कहाँ है और अभी कहाँ। चिट किया है ऐसा लगता है? बिल्कुल चिट किया। आप सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? RTI से सर्टिफिकेट देते, आप ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन के बुनियाद पर आप वहाँ सेक्रेटरी बनाए थे, और सेक्रेटरी बनाए गए वो शहाबुद्दीन वर्दी माफिया की वजह से। उन्होंने कहा कि इसको यहाँ देना होगा, तब फारूक साहब आपको जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, अगर इसको यहाँ ना दीजिएगा तो आपको जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाएंगे। एक संक्षेप में सर एक कहना चाहेंगे कि कब तक आप जाएंगे वहाँ पर, कुछ ये बता दीजिए। बहुत जल्द 2-3 दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर जाऊँ। थैंक यू। एक सवाल हमने किया जी। जावेद साहब ने कल अपने इंटरव्यू में रंजिश में, हाँ आपसी रंजिश बता रहे थे, वो मेरे मुताबिक बताया रंजिश। हाँ। आपका सवाल क्या, कैसी रंजिश? मानिए तो रंजिश का कोई वजह नहीं होता है। रंजिश का वजह बताना चाहिए ना, क्योंकि जब 8 साल मेरा लड़का वहाँ ये किया, मोहम्मद तारिक शम्स, उसको पलक झपक के आपने लिख दिया कॉपी पर सिग्नेचर स्टॉप, वो रजिस्टर है कहाँ जिस पर टीचर का भी होता था, जिसमें कभी बड़ा अबू सैयद गौहर अली है उनका भी दस्खत होता, वो रजिस्टर गायब कर दिए ताकि ये लगे कोई सबूत ना मिले। उस वक्त प्रिंसिपल थे ये नसीम साहब के पास जब सबूत पेश किया गया तो नसीम साहब ने DO को कहा, DO जो तीन ब्लॉक के DO आए थे, जगदीशपुर, समौर और नाथनगर, इन्होंने कहा कि जब मैं गया वहाँ स्कूल तब तारीख को पाया, तब वो इतना सुंदर तरीके से काम किया कि किसी क्लर्क को इतना सुंदर तरीके से किसी स्कूल में काम करते नहीं देखा। DO साहब ने कहा कि आप ऐसा रिपोर्ट नहीं, ऐसा रिपोर्ट दिया जो मैं कहता हूँ। कहा कि सर तारिक शम्स का कत्ल हो जाएगा। कहा कि कुछ होता है, उन्होंने जो ये जावेद साहब ने DO साहब को खुश किया, फूल बाबू चौधरी उस वक्त DO थे,
आज कुल बाबू चौधरी को इनाम में मिला तो उन्होंने दो कैंडिडेट को जावेद साहब से बाहर कराया, अपने कैंडिडेट को जावेद साहब को बीओ साहब ने खुश किया तो 2 घंटे की बात करते हैं। जावेद साहब ने उसको खुश किया था, बेटे को अप्रूव कर दिया। और जब अप्रूव करने से पहले ही मुस्लिम हाई स्कूल से लोन उस लड़के के नाम पर 2 लाख रुपया लिया गया। जब अब तक अप्रूवल नहीं हुआ साहब तो आपके स्कूल में नहीं है कोई, आप उसके नाम पर 2 लाख रुपये। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई सी कोई हिम्मत नहीं है कि उस चेयर पे आके बैठ सके। देखिए, मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा उसको, क्योंकि वो उसी तरह का दाना खाया है, उसी तरह से वो पढ़े हैं तो उनकी जुबान भी वैसी ही हो। और आज भी जो खा रहे हैं, मैं अगर कहूँ तो अभी मुस्लिम हाई स्कूल जो है इंटर लेवल जो मैट्रिक पास करता होगा ना, तो वो इंटर लेवल में एडमिशन लेता है, दूसरे कॉलेज में नहीं होता है तो वो आकर के इंटर लेवल में एडमिशन लेता है। आप चले जाइए, पता लगा लिए गुप्त रूप से कि आज एडमिशन का कितना रुपया लिया जा रहा है, वो आप लोगों को पता चलेगा। जबकि 941 रुपया लेना और फॉर्म का जो रुपया को मिला करके 1000, वहाँ कितना पैसा लग रहा है, कितना ले रहे हैं। 10 सीट प्रिंसिपल साहब की, 30 सीट प्रिंसिपल साहब के पास, 30 सीट सेक्रेटरी साहब के पास, 30 सीट वहाँ बाबू गौर अली साहब के पास, बाकी सीट इनके साहब जाते हैं। और उस वक्त का नाम क्या है वो तो रात का पहरेदारी है, लेकिन अभी मुस्लिम हाई स्कूल का जो है नंबर 1 का माफिया बना हुआ है। क्या उसके बारे में तो उसका नाम नहीं दूंगा, इसलिए तो उसको नाम को पेंडिंग नहीं। आप आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। पूरे शहर को इस बात का यकीन है। अब मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, ना हराम का पैसा खाया, ना हराम का पैसा किसी को खाने देंगे। और खुद ही लोग वहाँ खुद ही समझ जाएंगे कि आप बचना मुश्किल है। हमारा सरकारी यहाँ से फिर थैंक यू सर।